गुड मॉर्निंग बच्चा सब। तो आ गए आप सब। मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। तो बच्चा लोग, आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा और आपने टाइटल भी देख लिया होगा। तो आप देखे होंगे कि हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2020 के फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे। 100 से 200 जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने होंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सब्जेक्टिव का ऐसे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। हिंदी 2020 तक की आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप लोग को हिंदी का वीडियो मिल चुका होगा, हिंदी का आपने वीडियो देखा होगा, हिंदी ग्रामर का मिला होगा, ये दोनों वीडियो आप लोग को मिल चुका होगा। और यह क्वेश्चन बैंक का वीडियो है, जो कि आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। आप लोग, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो दोनों वीडियोज मेरी आई हैं आप लोग को पसंद आया होगा। उसी तरीके से इसको भी आप लोग ऐसे प्यार देना, आप लोग इसको भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो। एग्जाम के महज कुछ दिन बचे हुए हैं। इंग्लिश का भी 3 वीडियो ऐसे शूट हुआ है, वो भी आप लोग को जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि अपलोड कर दी जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हुआ नहीं है। 3 वीडियो जल्दी से आप लोग को डाल दिया जाएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो देखो, हिंदी क्वेश्चन बैंक जो है आप लोग का 2009 से 2020 तक का पूरे के पूरे सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और पूरी तरीके से तैयारी करके जाएंगे ताकि हम लोग का एग्जाम अच्छा जाए। आप लोग को पता होगा, जो लोग भी क्वेश्चन बैंक ऐसे पढ़ते होंगे उनका 70% मार्क्स एकदम फिक्स है कि कहीं भी नहीं जाएगा। ये 70% मार्क्स हम लोग को हाथ में मिल जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, तो करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को पूरा देख जाना है। वीडियो को पूरा देख जाना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तहे दिल से आप लोग का गुजारिश है कि हमें ओपिनियन दीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक के हम लोग देखेंगे 2009 से 2020 के फुल सोल्यूशन। कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वो वीडियो में हम लोग ऐसे कवर अप कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो आगे आप लोग को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिल जाएगा हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी बच गया था सिर्फ, आप लोग को इंग्लिश भी बचा हुआ, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन बैंक जल्द से जल्द ऐसे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके ऐसे मैंने डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी जाएगा नहीं। लेट्स स्टार्ट। भूल से भी मिस मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और पिछली वीडियो जो आप लोगों ने मेरी नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें मैंने काफी VVI क्वेश्चन बताए हैं हिंदी के, याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जन जन का चेहरा एक के रचयिता है। तो जन जन का चेहरा जो चैप्टर है दोस्तों एक, उसके रचयिता है मुक्ति बोध। क्या है दोस्तों? मुक्ति बोध, याद रखिएगा 2 का C। चलिए 3 नंबर देखते हैं कि शिक्षा के लेखक है। तो शिक्षा जो चैप्टर है दोस्तों गद्य खंड में, उनके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, जे नए कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा यहाँ पे 3 का D। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक है। अब देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो आप लोग के लेखक है दोस्तों बुक में, वो कौन से कहानी लिखे हैं यहाँ पे, और उस कहानी का शीर्षक का नाम क्या है? रोज, सिपाही की माँ, उसने कहा था, या फिर शिक्षा। तो ये लिखे थे दोस्तों उसने कहा था। क्या लिखा था? उसने कहा था। कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम बताइए। तो ये पुत्र वियोग जो है दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखा गया आप लोग के बुक में। तो याद रखिएगा 5 का B यहाँ पे हो जाएगा, पुत्र वियोग। चलिए यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताएं। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है दोस्तों, ये लिखे गए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, जो निबंध है एक तरह से। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का A हो जाएगा। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जो भारत के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, और इनका जन्म बिहार के बेगूसराय सिमरिया में हुआ था 1908 या 1907-8 ईस्वी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 नंबर देखते हैं दोस्तों कि दलित चेतना के लेखक है। तो दलित चेतना के जो लेखक हैं दोस्तों यहाँ पे मोहन राकेश, नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर अगे। तो दलित चेतना के जो लेखक है दोस्तों यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि आप लोग के बुक में जो लिखे हैं झूठन चैप्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और से कहानी लिखे हैं वो। तो ये दलित चेतना भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो 7 का C याद रखिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तब जस्ट हम लोग बताएं दोस्तों, उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कहानी है। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि बातचीत शीर्षक साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बातचीत जो चैप्टर है दोस्तों, ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 का C। 10 नंबर है कि झूठन किसकी आत्मकथा है। तो झूठन जो चैप्टर है वो आत्मकथा है दोस्तों, जो किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का A। चलिए 11 देखते हैं कि मालती किस कहानी की पात्रा है दोस्तों। मतलब मालती जो है
किस कहानी में नाम रहता है किसी यहाँ पे पात्र के रूप में? तो ये रोज उसने कहा था, झूठन या फिर तिरिच। तो ये था, आपको पता ही होगा, रोज चैप्टर में ये मालती का यहाँ पे मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पे कहानी की पात्रा है। ठीक है, चलिए 12 देखते हैं कि झूठन के लेखक कौन है। अब जस्ट हम लोग पढ़े हैं झूठन किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो यहाँ भी ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों किसी न किसी ईयर्स में, तो ये आप लोग को रिपीटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अब यहाँ पे 13 नंबर है दोस्तों कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत जो चैप्टर है दोस्तों, उस शीर्षक के निबंधकार है, आप लोगों को पता ही होगा, बालकृष्ण भट्ट, जो पहला ही चैप्टर है। 14 नंबर देखते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत चैप्टर के माध्यम से क्या बतलाना चाहता है दोस्तों ये बालकृष्ण भट्ट जी? तो ये बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। तो याद रखिएगा 14 का ए यहाँ पे हो जाएगा बातचीत की शैली। चलिए 15 देखते हैं कि भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य की किस विद्या के महान रचनाकार थे। भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य की किस विद्या के महान रचनाकार थे दोस्तों? आलोचना, उपन्यास, नाटक या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। और निबंध भी लिखते थे, अभी जस्ट बातचीत जो चैप्टर है वो निबंध ही है। 16 है कि भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, मतलब बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? प्राचीनता की पुष्टि किया, या फिर नए पुराने दोनों का पक्ष लिया, या फिर नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया, या फिर अंग्रेजी का अंधानुकरण किया, मतलब आधुनिकीकरण किया। ठीक है, तो ये था दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य को क्या दिया था। तो ये दिया आपका दोस्तों नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा। चलिए 17 देखते हैं कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। मतलब बोलने की यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, ये बातचीत चैप्टर से ही लिया गया है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। अगर बोल नहीं पाएगा दोस्तों कोई मनुष्य, तो चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या फिर पढ़ नहीं सकता, या फिर पढ़ने को शक्ति। तो वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य जो है दोस्तों क्या नहीं कर पाएगा? तो बोल नहीं सकता है। पढ़ तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 18 है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है, यह किसका मत है? असल बातचीत जो है दोस्तों वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है, ये कहा गया है एडिसन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे 18 का सी। चलिए यहाँ पे 19 देखते हैं दोस्तों कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या बोलते हैं। अशिक्षित लोगों की बातचीत को, जब 2 व्यक्ति अशिक्षित हो और जब बातचीत करे तो गप, बतकही या फिर ठिठोली या फिर हंसी मजाक, उसको बतकही बोलते हैं। ठीक है, बातचीत चैप्टर में ही ये बताया गया है। चलिए 20 देखते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी के लेखक है, उसने कहा था। ठीक है, फिर आता है कि उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी। अब देखिए उसने कहा था जो चैप्टर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आप लोगों के बुक में, उस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। और किसने बनाया था ये फिल्म? ये बनाया था दोस्तों आपका बिमल राय। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 नंबर कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है। तो ये आप लोग के बुक से ही क्वेश्चन है दोस्तों कि बिना फेरे घोड़ा यहाँ पे बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कहता है दोस्तों ये आपका लहना सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 22 का सी, लहना सिंह के द्वारा ही ये कहा गया है। 23 नंबर है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है। तो कहती है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल की शिक्षिका या फिर बनिया या फिर फिरंगी मैम या फिर लेखिका। तो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये जो कहता है दोस्तों ये फिरंगी मैम कहता है। ठीक है, कहती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पे 24 नंबर दोस्तों, बताया जा रहा है कि सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जरा धस गया है, किसने कहा। ये सूबेदार जी देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये कहा था लहना सिंह के द्वारा ही। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का सी। इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उसने कहा था। 25 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह बात किसने कही। तो ये बात भी कहता है दोस्तों लहना सिंह के द्वारा ही। तो याद रखेगा 25 का भी ए यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 26 नंबर की मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है,
जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, यह किस पाठ की पंक्तियां है। तो ये भी जो पंक्ति है दोस्तों ये उसने कहा था चैप्टर से ही है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 26 का बी हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो बिहार में ही सिताब दियारा में हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ठीक है, जो संपूर्ण क्रांति आप लोग के बुक में चैप्टर लिखे हैं। चलिए 28 देखते हैं कि छात्र आंदोलन कब हुआ था। तो छात्र आंदोलन हुआ था 1974 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में, तो ये जयप्रकाश नारायण जी के ही नेतृत्व में। चलिए 29 देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक के रचयिता कौन है। तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक रचयिता जो है दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण के ही द्वारा लिखा गया है। 30 देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पे कब भाषण दिया था। तो 1974 में दिया था दोस्तों, अब यहाँ पे डेट भी है, तो ये 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। 31 देखते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति क्या थी। तो बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति जो थी दोस्तों ये था आप लोगों का यहाँ पे छात्र छात्राओं का संगठन, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, तो ये छात्र छात्राओं का संगठन था। 32 है कि जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों को सबसे पहले क्या संदेश दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों को जो सबसे पहले संदेश दिया था दोस्तों वो संदेश था यूथ और डेमोक्रेसी का, तो याद रखिएगा यहाँ पे 32 का बी। 33 है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, क्या है, तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। 34 देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 1908 इसमें हुआ था, 23 सितंबर 1908 को, तो याद रखिएगा 34 का ए हो जाएगा। 35 है कि दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु जो है यहाँ पे हुई थी 1974 में हुआ था दोस्तों, 24 अप्रैल 1974 को, तो यहाँ पे 35 का ए हो जाएगा। 36 देखते हैं कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता जो थी दोस्तों ये पत्रिका का नाम था आपका छात्र सहोदर। कौन सा था दोस्तों यहाँ पे, छात्र सहोदर पत्रिका का नाम था, तो यहाँ पे 36 का डी हो जाएगा। 37 है कि दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा काफ़ी यहाँ पे साहित्य की रचना किया गया था दोस्तों, यहाँ पे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, काफ़ी सारे हैं इसके। तो इसमें से आप लोग को जो बुक में है वो अर्धनारीश्वर चैप्टर है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। तो ये नाटक है, काव्य है, निबंध या फिर उपन्यास है, तो ये आपका काव्य है, ठीक है, तो 37 का ए हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं कि दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो भारतीय यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, यहाँ पे सम्मानित किया गया था। 39 है कि दिनकर की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था दोस्तों। ये जो साहित्य था दोस्तों वो आपका उर्वशी था, तो यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 40 देखते हैं कि दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। तो दिनकर जी को यहाँ पे काफ़ी सारे सम्मान मिला था दोस्तों, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद यहाँ पे मिला था आपका पद्म भूषण भी, तो यहाँ पे 40 का सी हो जाएगा, ठीक है, पद्म भूषण। 41 है कि प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन निबंध संकलित है। दिनकर जी का यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का कौन निबंध जो संकलित है दोस्तों, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, या फिर अर्धनारीश्वर, या फिर वर पीपल। तो ये अर्धनारीश्वर हो जाएगा जो निबंध है आप लोगों के बुक में, तो यहाँ पे 41 का सी हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं दोस्तों कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों ये कल्पित रूप है आपका किसका, तो शंकर और पार्वती जी का, तो याद रखिएगा यहाँ पे 42 का डी हो जाएगा। 43 है कि पुरुष किस रूप का प्रतीक है। तो पुरुष जो है दोस्तों ये प्रतीक माना जाता है यहाँ पे धूप का, ठीक है। 44 है कि नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है। तो नारी जो प्रसिद्ध रही है दोस्तों ये आपका किस रूप में बोला जा रहा है, चांदनी रूप में, ठीक है, या पुरुष जो है यहाँ पे धूप रूप में, मतलब धूप का, और नारी चांदनी का। 45 है कि विचार किसका प्रतीक है। तो विचार जो प्रतीक है दोस्तों ये आपका है यहाँ पे पति का, पत्नी का, जानवर का, या फिर प्रकृति का, तो ये पति का हो जाएगा यहाँ पे, तो 45 का ए। 46 है कि भावना किसके लिए प्रयुक्त है दोस्तों। तो भावना जो है दोस्तों ये आपका पत्नी के लिए प्रयुक्त है, ठीक है, तो याद रखिएगा 46 का सी। 47 देखते हैं कि कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है। तो शेर का, बैल का, नारी, नर का, या फिर नारी का। तो कर्म क्षेत्र पर जो है दोस्तों ये नर का कब्जा चला आ रहा है,
तो यहाँ पे 47 का सी हो जाएगा। 48 है कि वस्तुतः सिंहासन किसके लिए होता है, तो वस्तुतः जो है सिंहासन जो होता है दोस्तों ये आपका राजा के लिए होता है ना, तो याद रखिएगा 48 का डी। 49 है कि जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला था, तो जैनों के बीच संप्रदाय यहाँ पे निकला है दोस्तों वो दिगंबर यहाँ पे हो जाएगा, तो सही उत्तर 49 का सी हो जाएगा। और 50 है दोस्तों कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है, तो पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है दोस्तों तब बन जाता है यहाँ पे राक्षस, देवता, महान या फिर भाग्यशाली, तो ये बन जाता है आपका देवता, ठीक है, बुक के हिसाब से। चलिए 51 देख लेते हैं यहाँ पे 3 और क्वेश्चन कि नारी और नर एक ही द्रव्य की बनी हुई है, सॉरी क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि नारी और नर एक ही द्रव्य की बनी क्या है, 2 प्रतिमाएँ, 2 मित्र, 2 दुश्मन या फिर 2 राक्षस, तो ये बना है दोस्तों 2 प्रतिमाएँ, ठीक है। चलिए 52 देखते हैं कि लेखक नारी में कैसी ज्योति जगने की इच्छा प्रकट करता है, तो लेखक जो है दोस्तों नारी में अर्धनारीश्वर चैप्टर से ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों कि कैसी ज्योति जगने की इच्छा प्रकट करता है, तो ये करता है दोस्तों नारित्व की, ठीक है, तो याद रखिएगा 52 का बी। 53 है कि लेखक प्रत्येक नारी में किसका आभास पाना चाहता है, तो लेखक प्रत्येक नारी में जो है ना ये पाना चाहता है पौरुष का, ठीक है, पुरुष का नहीं पौरुष का, तो याद रखिएगा 53 का सी। चलिए यहाँ पे 54 देखते हैं कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, तो रोज जो चैप्टर है दोस्तों उस शीर्षक जो निबंध है, ठीक है, उसके लेखक कौन है, तो ये अज्ञे जी है। कौन है दोस्तों, वात्स्ययन अज्ञे, हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, आप लोग पढ़े होंगे, इसका पूरा नाम। 54 का क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। 55 है दोस्तों कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये आपका 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों 7 मार्च 1911 को, तो याद रखिएगा यहाँ पे 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 56 देखते हैं दोस्तों कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था, तो आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ठीक है, तो यहाँ पे 56 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 57 देखते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञे को कौन पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, तो भारतीय ज्ञानपीठ देखिए पहले ही बता दिया गया है दोस्तों, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, तो ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यहाँ पे 57 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं कि यूगोस्लाविया, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि यूगोस्लाविया देश द्वारा अज्ञे को कौन पुरस्कार मिला था, तो यूगोस्लाविया एक देश है दोस्तों, उस देश के द्वारा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे को पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का नाम क्या था, स्वर्णमाल का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 58 का ए, स्वर्णमाल का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है, किस देश के द्वारा दोस्तों, तो ये यूगोस्लाविया के द्वारा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 59 नंबर कि अज्ञे ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया, अज्ञे ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया, 1930 ईस्वी के बाद, 1925 ईस्वी के बाद, 1935 या फिर 1950, इनका जन्म 1911 में हुआ था, तो उसके बाद ही ये नियमित लेखन शुरू किए होंगे दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1930 ईस्वी के बाद, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 60 देखते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे की कैसी कृति है, तो कितनी नावों में कितनी बार ये तो लिखा गया है दोस्तों, बहुत सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये कितनी नावों में कितनी बार यहाँ पे बताया गया कि किस तरह का कृति है, नाटक है, संस्करण है, काव्य कृति है या फिर एकांकी है, तो ये दोस्तों एकांकी है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 60 का डी। चलिए 61 देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक है दोस्तों, आप लोग के बुक में उनका जन्म पूछा जा रहा है ना कि कब हुआ था, तो भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 61 का ए हो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, ठीक है। चलिए यहाँ पे 62 देखते हैं कि भगत सिंह का शहादत दिवस कब है, तो भगत सिंह का जो शहादत दिवस है दोस्तों मतलब कब इनको मृत्यु फांसी दिया गया था ये पूछा जा रहा है ना, तो ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, भगत सिंह जी को, तो याद रखिएगा यहाँ पे 62 का ए। 63 देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, तो भगत सिंह का जन्म यहाँ पे हुआ था दोस्तों कि बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लॉयलपुर पाकिस्तान में, ठीक है, अब ये अभी जो फिलहाल ये पाकिस्तान में, उस समय हिंदुस्तान में ही था, तो यहाँ पे 63 का क्या हो जाएगा सी आपका सही उत्तर। चलिए यहाँ पे 64 देखते हैं कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था,
तो भगत सिंह जी का जो संपूर्ण परिवार था दोस्तों, व्यापारी, अफसर, ठेकेदार या फिर स्वाधीनता सेनानी, तो ये स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए 65 देखते हैं कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संगठन का यहाँ पे गठन किया था दोस्तों, किस संघ का। तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर संघ का गठन किया था। उस संघ का नाम था दोस्तों हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। तो याद रखिएगा यहाँ पे 65 का सी। चलिए 66 देखते हैं दोस्तों कि जीवन मृत्यु के बारे में किस रीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने किया है। क्या क्वेश्चन है कि जीवन मृत्यु के बारे में किस रीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने पत्र में जिक्र किया है। ठीक है, पत्र में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र होगा दोस्तों कि जीवन मृत्यु के बारे में किस रीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने पत्र में जिक्र किया है। ठीक है, तो ये किया है दोस्तों भौतिकवादी पत्र में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 66 का ए। चलिए यहाँ पे 67 देखते हैं कि भगत सिंह के द्वारा यहाँ पे मृत्यु दंड पर क्या विचार थे भगत सिंह के अनुसार। तो मृत्यु दंड पे यहाँ पे विचार जो थे दोस्तों भगत सिंह के द्वारा, ये था आपका पूर्ण क्षमा का, या फिर नम्र व्यवहार का, या फिर आजीवन कारावास का, या फिर फांसी पर चढ़ने की। तो ये था दोस्तों आपका फांसी पर चढ़ने की मृत्यु दंड। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 67 का डी। 68 नंबर है दोस्तों कि भगत सिंह के विचार में देश के भाग्य के निर्णय के समय व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। भगत सिंह के अनुसार देश के भाग्य के निर्णय के समय व्यक्तियों को क्या करना चाहिए दोस्तों, ये पूछा जा रहा है ना। तो सुख की आकांक्षा रखनी चाहिए, जेल जाने की भावना होनी चाहिए, व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, फिर देश सेवा की भावना होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे देश सेवा के भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 68 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ये 69 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष रखने का किसने बड़ी दृढ़ता से विरोध किया था। ठीक है, किसने यहाँ पे बड़ी दृढ़ता से विरोध किया था दोस्तों, तो वो थे सुखदेव जी। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 69 का बी हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है कि 70 नंबर दोस्तों कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था दोस्तों 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 71 देखते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर बिहार सरकार में क्या बने थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी बिहार सरकार में जो बने थे दोस्तों, ये बने थे शिक्षा सचिव। याद रखिएगा यहाँ पे 71 का ये। 72 है कि जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया। तो जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था दोस्तों, ये 1944 ईस्वी में किया था। चलिए 73 देखते हैं यहाँ पे कि माथुर जी के निबंध ओ सदा निरा किसको प्रतीक बनाकर लिखा गया। ओ सदा निरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी आप लोग के बुक में। तो किसको प्रतीक बनाकर ये लिखा गया है दोस्तों, तो ये लिखा गया गंडक नदी को बनाकर। ठीक है, प्रतीक बनाकर यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 74 देखते हैं कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर। 75 देखते हैं दोस्तों कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश यहाँ पे जन्म पूछा जा रहा है ना मोहन राकेश का, तो ये सिपाही की माँ के लेखक है दोस्तों मोहन राकेश जी। तो ये 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए 76 देखते हैं कि मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ था। तो मोहन राकेश जी का निधन यहाँ पे हुआ था दोस्तों 3 दिसंबर 1972 को। जन्म 8 जनवरी और यहाँ पे मृत्यु जो हुआ था निधन 3 दिसंबर 1972 को, याद रखिएगा। 77 देखते हैं दोस्तों कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों एकांकी एक सिपाही की माँ चैप्टर। तो यहाँ पे 77 का बी हो जाएगा। 78 देखते हैं दोस्तों कि सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से संकलित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से संकलित है दोस्तों। तो ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 78 का बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 79 है कि सिपाही की माँ कैसी स्त्री रहती है। तो सिपाही की माँ, सिपाही की जो चैप्टर है सिपाही की माँ जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है एकांकी, उसमें सिपाही की माँ जो रहती है वो भोली भाली रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 79 का यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 80 नंबर की विष्णी किस एकांकी की पात्रा है। तो विष्णी जो है दोस्तों ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया सिपाही की माँ में पात्र के रूप में यहाँ पे भूमिका है इनका दोस्तों विष्णी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 80 का सी। 81 है कि मानक कौन रहता है। तो मानक जो है ना विष्णी का बेटा रहता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा 81 का ए, ये भी सिपाही की माँ चैप्टर। फिर यहाँ पे है 82 नंबर की मानक क्या करता है। तो मानक जो है ना दोस्तों ये सेना में सिपाही रहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 82 का ए।
83 है दोस्तों कि बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बार बताया था। बर्मा जो देश है दोस्तों उसकी दूरी चौधरी जी ने कितना बार बताया था। तो ये कई सौ कोस दूर, 100 कोस, 200 कोस या फिर 50 कोस। तो ये बताया था दोस्तों कई सौ कोस दूर है यहाँ पे बर्मा की दूरी चौधरी ने बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 83 का ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 84 नंबर दोस्तों कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। तो ये कहा था दोस्तों विष्णु ने। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 84 का ए। 85 है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। ये किसने कहा है दोस्तों, ये सिपाही की माँ चैप्टर में ही ये बताया गया है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। ये कहा था 2 बर्मी लड़कियों ने, बर्मा देश के लड़कियों ने। ठीक है, तो याद रखेगा 85 का सी हो जाएगा। 86 देखते हैं दोस्तों। 86 है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। तो नामवर सिंह लेखक है दोस्तों परगीत और समाज के, आप लोगों के बुक में ही। तो ये क्या है दोस्तों परगीत और समाज, ये निबंध है। चलिए 87 देखते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 88 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के जो आदर्श थे दोस्तों ये प्रबंध वाक्य थे। ठीक है। 89 है कि सूर सागर क्या है। तो सूर सागर जो है ना ये चंपू काव्य है। ठीक है, कौन सा काव्य है, तो चंपू काव्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 89 का सी। 90 है कि झूठन किन की रचना है। तो झूठन जो है ना दोस्तों ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। तो याद रखिएगा यहाँ पे 90 का ए। चलिए यहाँ पे 51 देखते हैं, सॉरी 91 देखते हैं दोस्तों 91 कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को। 92 है दोस्तों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर जो है पुरस्कार कब मिला था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो मिला था 1993 ईस्वी में मिला था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला था 1993 ईस्वी में। ठीक है। झूठन कैसी कृति है। तो झूठन जो है दोस्तों ये आत्मकथा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 93 का ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। 94 नंबर है दोस्तों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य संस्था की स्थापना की थी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दोस्तों यहाँ पे मेघदूत महाराष्ट्र में, या फिर देवदूत, या फिर पवन दूत, या फिर ग्रामदूत। तो ये क्या था दोस्तों, मेघदूत महाराष्ट्र में नाट्य संस्था की स्थापना। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 95 देखते हैं कि वाल्मीकि की माँ, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ यहाँ पे किनके घरों में सफाई का काम करती थी दोस्तों। तो ये करते थे हिंदू मुसलमानों के घर में। ठीक है। 96 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं दोस्तों ये है आपका यहाँ पे श्रीवास्तव जी, भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 96 का। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनका वास्तविक नाम यही था। वैसे आप लोगों के बुक में यहाँ पे मलियज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज या फिर भरत जी श्रीवास्तव। 97 है कि मलियज जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलियज जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये दिल्ली, अहमदाबाद, आजमगढ़ या फिर छत्तीसगढ़। तो मलियज जी का जन्म हुआ था यहाँ पे आजमगढ़ में कब, 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि मलियज जी की मृत्यु हुई थी। तो मलियज जी के जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये हुआ था 32 साल के उम्र में ही 1964 में, यहाँ सॉरी 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1982 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था इनकी मृत्यु दोस्तों। यहाँ पे 47 साल की उम्र में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। 1982 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों मलियज जी का, और 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जो आप लोग के बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। तो इस 47 आप लोग याद रखेगा, 47 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 99 नंबर। इनके पिता का नाम क्या था। तो मलियज जी के पिता का नाम था दोस्तों त्रिलोकीनाथ। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पे 99 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा दोस्तों, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है। फिर इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का जो नाम था दोस्तों प्रभावती। तो याद रखिएगा यहाँ पे 100 का सी हो जाएगा। 101 नंबर है दोस्तों कि त्रिच के लेखक है। तो त्रिच जो चैप्टर है दोस्तों उनके लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो त्रिच के जो लेखक है वो है आपका उदय प्रकाश जी। तो याद रखिएगा 101 का सी। 102 नंबर है दोस्तों कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 102 का ए।
103 नंबर है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान है। तो उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यह है आपका सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जन्म इनका 1952 ईस्वी में हुआ था 1 जनवरी को। 104 नंबर है दोस्तों कि दरियाई घोड़ा, तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियाँ है। दरियाई घोड़ा, तिरिच, ये सभी जो है यहाँ पे तिरिच उदय प्रकाश जी के ही द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये सभी चैप्टर यहाँ पे, पीली छतरी वाली लड़की, ये भी उदय प्रकाश जी के ही द्वारा लिखा गया है। 105 नंबर है कि तिरिच लेख का संबंध किनसे है। तो तिरिच लेख का जो संबंध है दोस्तों, ये लेखक के पिताजी से, या फिर यहाँ पे लेखक के मित्र से, या फिर लेखक के बेटे से, या फिर लेखक की पत्नी से। तो ये लेखक के पिताजी से ही संबंधित है। 106 नंबर है कि तिरिच में किससे 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है। तो तिरिच में जो है ना 100 गुना जहर यहाँ पे बताया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे काले नाग से, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 106 का ए हो जाएगा। 107 नंबर है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी हैं, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म यहाँ पे 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। 109 नंबर है कि जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जी का निधन यहाँ पे 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। 110 नंबर है दोस्तों कि कृष्णमूर्ति नोटबुक किसने लिखी है। तो कृष्णमूर्ति नोटबुक जो है ये जे कृष्णमूर्ति जी के ही द्वारा लिखा गया है। 111 है कि जो लोग भयभीत है वे क्या नहीं कर सकते हैं, वे क्या नहीं कर सकेंगे। जो लोग भयभीत होते हैं दोस्तों वे क्या नहीं हो सकेंगे। तो ये मेधावी नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 111 का ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में 111 क्वेश्चन किए हैं, जो आप लोग को गद्य भाग से था दोस्तों। उसके बाद हम लोग पद भाग की भी बात करेंगे आगे के वीडियोज में, और आप लोग को ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, व्याकरण से। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा दोस्तों। और इसी तरह के आप लोग के बोर्ड परीक्षा में लेवल रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे वो सारे मैंने आप लोग को बता दिए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बहुत कुछ याद हुआ होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।